च1 शादी के दिन हंगामा। राजस्थान, उदयपुर। विधि जल्दी से उठ जा, आज तुम्हारी शादी होने वाली है, कम से कम आज के दिन तो वक्त से उठ जा। विधि की मां शारदा आवाज देते हुए बोली। पूरे घर में शादी का माहौल था, सब लोग इधर से उधर शादी की तैयारियों में भाग रहे थे, कोई इधर तो कोई उधर। अभी शारदा ठीक से विधि के रूम में आई भी नहीं थी कि अचानक से विधि के पिता संतोष जी ने आवाज लगाई, अरे शारदा, फूल वाले को बोल दो कौन से फूल कितने मंगवाने हैं, ये तो सिर्फ गुलाब के फूल लाया है और आकर ये फूल संभाल कर रखो भाई। शारदा जल्दी से कमरे से निकलते हुए बोली, अरे आ रही हूँ, आप तो हर काम के लिए मुझे वो टोकते रहते हैं जी, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं कहाँ कहाँ देखूँ। वो बोलते हुए जल्दी से फूल का टोकरी लेकर बोली, सिर्फ गुलाब, अरे गेंदे के फूल भी तो आने थे। फूल वाला लड़का बोला, अरे सब आ जाएंगे आंटी जी, आप बस बता दीजिए कि कौन से फूल कितनी मात्रा में चाहिए, आधे घंटे में सब आ जाएगा। अरे आधे घंटे तो बहुत होते हैं, उतना कौन देखेगा, सुनो जल्दी से वो वाली सीढ़ी वहां पर रख दो, और हाँ अरे तुम गए नहीं, जल्दी जाओ। पर आंटी आपने बताया नहीं कौन कौन से फूल चाहिए, अरे गेंदे और वो चमेली के फूल ले लेना, बाकी और कोई अच्छा सा हो तो वो भी दे देना, अब जल्दी जाओ। शारदा जी काफी परेशान थी, आज उनकी इकलौती बेटी विधि की शादी जो थी, पूरे घर में चहल पहल थी, सब लोग इधर से इधर भाग दौड़ कर रहे थे। इस पूरे घर में अगर कोई शांति से था तो वो विधि थी, जो घोड़े बेचकर सोई हुई थी, उससे जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। शारदा जी अभी यूं ही अपने काम देख रही थी कि सामने से आती शमा उनसे टकरा गई। वो उनकी तरफ हाथ करते हुए बोली, सॉरी आंटी, वो मैंने देखा नहीं। शारदा बोली, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तो जल्दी में थी, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। मां मुस्कुराते हुए बोली, अरे आंटी विधि उठ गई क्या? शारदा अपने सर पर हाथ रखकर बोली, क्या करूं मैं, इस लड़की का अभी तक सो रही है, इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। हमारी शमा बेटा जाकर विधि को जगा तो आओ। ठीक है आंटी, मैं अभी उसकी खबर लेती हूं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। इतना बोलकर शमा सीधा विधि के रूम में आ गई और उसके ऊपर से चादर खींचते हुए बोली, तो महारानी अभी तक सो रही, अरे उठ भी जा। उसके चादर खींचते ही विधि आंखें मलती हुई जगी, कत्थई आंखें, डार्क रेड लिप्स, मानो लिपस्टिक लगाकर सोई हो, कमर तक लंबे बाल और गेहुआ रंग, मानो जीती जागती गुड़िया हो। उसने अभी एक डार्क पिंक टी शर्ट पहन रखा था, उसमें एक बिल्ली बनी हुई थी। वो उठते ही शमा को गले से लगाकर एक लंबी सांस लेते हुए बोली, ओ मेरी जाने मन, बिल्कुल भीनी भीनी सुगंध आ रही है, तुमसे कौन सा परफ्यूम यूज करती हो मेरी जान? शमा उसका हाथ हटाते हुए बोली, चल उठ जा नौटंकी, अब जल्दी से कॉफी पी और रेडी होकर चल, आज तुझे तैयार करने के लिए कुछ लड़कियां भी आने वाली हैं, अब तुम बड़े खानदान की बहू जो बन रही हो। उद्धरण चिन्ह। वो उसकी लिटों को उलझती हुई बोली तो विधि नाक मुंह सिकोड़कर बोली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी बड़े खानदान की बहू बनूं, तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूं, खुद की शर्तों पर, वो भी आउट ऑफ इंडिया। पर ये मम्मी पापा का इमोशनल ड्रामा हार कर मुझे शादी के लिए हाँ करना पड़ा, जाने कौन सा भूत चढ़ा है इनको को, मेरी एज 18 साल होने से पहले ये मेरी शादी कर देना चाहते हैं, जाने क्या है। वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, बाय द वे मैंने भी इनकी बात मान ली ताकि ये लोग फिर से रोना धोना न लगा दे। वो वॉशरूम से भी बोले ही जा रही थी, पता है शमा, मुझे लगता था कि फैमिली की खुशी के लिए शादी और सेक्रीफाइस का जो ड्रामा है वो सिर्फ टीवी सीरियल में ही होता है, पर आज पता चला यार ये तो रियल लाइफ में भी होता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, पर क्या करूं, जब डिसाइड कर लिया कि ये करना है तो करना ही पड़ेगा। शमा बोली, अच्छा सच सच बता, क्या तुझे विजय बिल्कुल पसंद नहीं, तू सिर्फ आंटी अंकल की खुशी के लिए शादी कर रही है? उसकी बातों में शरारत छुपी थी। विधि बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरा। वो आगे कुछ बोलती कि शमा बोल बैठी, चल चल, तू सच में विजय पर लट्टू हो गई है और इसीलिए तूने इस शादी के लिए हाँ किया। विधि वॉशरूम से निकलकर उसके ऊपर टॉवल फेंकती हुई बोली, चल बंद कर अपनी बकवास और कॉफी पीने चल। शमा बोली, तू जो भी कह, पर तुझे प्यार तो है। उद्धरण चिन्ह। विजय से विधि उसे घूरते हुए बोली, तुझे कॉफी पीनी है या यूं ही बकवास करनी है? इतना बोलते हुए वो बाहर निकलकर बोली, मां मुझे 2 कॉफी चाहिए, बना दे प्लीज। शारदा जो कि अभी काम में बिजी थी वो बोली, बेटा अब तुम बाहर मत निकलो, कम से कम एक दिन पर्दे में रहो, ये लड़की भी ना जाने क्या होगा इसका। वो अपने सर पर हाथ रख लेती है। वो उसके पास आकर उनके गाल को चूमते हुए बोली, ओ गॉड मॉम, क्यों इतना स्ट्रेस लेती हो, मैं जा रही हूँ, मेरी कॉफी भिजवा दो। ओके, इतना बोलकर वो अंदर चली गई। लगभग 5 मिनट बाद वो शमा के साथ सामने की मुंडेर पर बैठी कॉफी पी रही थी। वो काफी की घूंट लेते हुए शमा से बोली, आज लग रहा है कि सब कुछ बदल जाएगा, जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भी आज हो रहा है वो आज के बाद अब कभी नहीं होगा। पता नहीं शमा, जिंदगी में अब क्या हो, हम फिर मिले ना मिले, पर तुम्हारी दोस्ती हमेशा मेरे दिल में रहेगी और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उद्धरण चिन्ह। आमतौर पर विधि कभी ऐसी बातें नहीं करती थी, पर आज उसकी ऐसी बातें सुनकर शमा बोली,
तू क्या बोल रही हैं? ऐसे मायूसी वाली बातें न करे, हम दूर हो सकते हैं पर अलग नहीं, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उसकी बात सुनकर विधि सामने की तरफ देखने लगी, मानो आज उसे शमा की बातों का भरोसा न हो। अभी वो बातें ही कर रही थी कि एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। शमा और विधि दोनों घबरा कर नीचे की तरफ देखने लगी। चारों तरफ लोग भाग रहे थे, अजीब सी भगदड़ मची हुई थी। तो आप लोग बने रहे हमारी स्टोरी में। चिट्टू, शादी संपन्न हुई। अभी वो बातें ही कर रही थी कि एक जोरदार धमाके की आवाज हुई। शमा और विधि दोनों घबरा कर नीचे की तरफ देखने लगी। चारों तरफ लोग भाग रहे थे, अजीब सी भगदड़ मची हुई थी। विधि हैरानी से नीचे की तरफ देखने लगी, शमा भी घबराई हुई थी। अचानक से वो दोनों नीचे की तरफ भागती हुई आई। सामने की सीढ़ियों शारदा जी आ रही, वो उन दोनों को रोकते हुए बोली, बेटा ऊपर जाओ। विधि बोली, पर माँ ये आवाज कैसी थी? इतने बड़े धमाके की आवाज। लग रहा था कोई बड़ा धमाका हुआ। शारदा जी ऊपर की तरफ ले जाते हुए बोली, बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम ऊपर जाओ और अपने रूम में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा देती हूँ। वो जल्दी से उन दोनों को ऊपर की ओर भेजते हुए बोली। विधि और शमा नीचे जाने की कोशिश करती हैं, पर शारदा जी उन्हें नीचे नहीं आने देती हैं। विधि और शमा दोनों अपने कमरे में आ गई और दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया। बेड पर विधि घबराई हुई बैठी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता घिर आई थी। शमा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कर बोली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो विधि, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। उसकी बात सुनकर विधि न चाहते हुए भी मुस्कुरा देती है। एक कमरे में शारदा और संतोष दोनों बैठे थे। दोनों के चेहरे पर गहरी चिंता थी, मानो कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। संतोष जी बोले, उसने अपनी सूचना पहुंचा दी है। अब मुझे अपनी बच्ची के लिए डर लग रहा है। शारदा, जाने क्या हो, मेरी फूल सी बच्ची की जिंदगी ने इतने उतार चढ़ाव, पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। हे प्रभु, मेरी बच्ची पर अपनी कृपा बनाए रखना। वही शारदा जी किसी गहरी सोच में डूबी थी। वो संतोष जी की तरफ देखते हुए बोली, मैं उससे मिलूंगी। संतोष जी चौंकते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है शारदा, तुम क्या बकवास बातें कर रही हो, तुम उससे मिलेगी? हाँ, मैं उससे मिलूंगी और उसे समझने की कोशिश करूंगी ताकि वो मेरी बात मान ली। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात नहीं टालेगा। संतोष जी गुस्से से बोले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा समझी, मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा। शारदा जी संतोष की तरफ देखकर बोली, अपनी जिद छोड़ दीजिए, मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। संतोष जी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गए। शारदा उन्हें जाते हुए देखती रही। शाम का वक्त, शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। कमरे में विधि थी, उसे तैयार करने के लिए कुछ लड़कियां आई हुई थी। विधि आईने के पास बैठी थी, वहीं शमा ने भी उसके पास ही एक चेयर लगा लिया था। वो वक्त वक्त पर उसका मन बहला रही थी ताकि विधि को अच्छा लगे। अब तक वो सुबह की बातें कुछ पल को भूल गई थी। वो अब अपनी शादी के बारे में सोच रही थी। कुछ देर पहले ही विजय का फोन आया था। जब वो फोन रिसीव नहीं कर पाए तो उसने शमा को फोन स्पीकर पर रखने के लिए बोला था। वो फोन स्पीकर पर रखकर अपने कान लगाकर सुनने लगी तो सामने से आवाज आई, विधि मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। इधर से विधि कुछ नहीं बोली तो वो फिर बोला, तड़पा लो, आज जितना तड़पना है उसके बाद तुम मेरी चाह कर भी मुझसे दूर नहीं हो पाऊंगी। विधि की नजरें शर्म से झुक गई और आसपास की लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। विजय सारी बात समझकर फोन काट देता है। विधि अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। लाल जोड़े में उसके रंग रूप की दमक कुछ ज्यादा ही बढ़ हुई थी। आंखों में काजल, लिप्स पर तो उसके भगवान की कुछ ज्यादा ही कृपा थी। वो हमेशा चेरी की तरह लाल ही रहते थे। आंखों के पास से निकलती दौलत उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। एक पल को तो विधि भी खुद को आईने में देखती रह गई। शमा ने अभी व्हाइट और पिंक लहंगा पहन रखा था जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। वो हंसती हुई विधि को छेड़ रही थी, क्यों री विधि, तुम तो आज हूर की परी लग रही हो, कहीं विजय जीजू के होश ही न गुम हो जाए तुम्हें देखकर। विधि हल्के से शमा को अपनी आंखें दिखाती है। शमा बोली, भाई अब तो जीजू पर ही हुक्म चलाना, हम तो भाई अब तुम्हारी डांट नहीं सुनेंगे। सभी लड़कियां हंसने लगी। तभी शारदा जी आए और एक टक से विधि को देखने लगी। विधि को देखकर उनकी आंखें भर आईं। वो अपनी आंखें पोंछते हुए उसके पास गई और नजर का टीका लगाए हुए उसके माथे को चूम लेती है। तभी पीछे से कुछ लोग दौड़ते हुए आए और बोले, अरे बारात आ गई, बारात आ गई। सब लोग दौड़कर बारात की तरफ देखने चले गए। सबके नीचे जाने के बाद विधि भी बालकनी से झांक कर विजय को देखने लगी। रथ पर बैठा विजय किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। विधि तो एक पल को उसे देखती ही रह गई। अचानक से विजय उसकी तरफ देखने लगा। विधि के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो झट से पीछे की तरफ खिसक गई। विजय हल्के से मुस्कुरा देता है। बारात का स्वागत हुआ, सभी को अंदर बुलाया गया और धीरे धीरे शादी की सारी रस्में होने लगी। थोड़ी ही देर के बाद शमा विधि को मंडप में ले जाने के लिए आए। विधि नीचे जाकर शादी के मंडप में बैठ गई। अग्नि के फेरे लेकर एक दूसरे का जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके शादी संपन्न हो गई।
विधि थोड़ी घबराए थोड़ी शर्माई हुई सी दुल्हन बनकर मंडप में बैठी थी। शादी के संपन्न होते ही सब लोगों ने बोला कि अब विदाई भी करवा दे। शारदा जी की अभी अपनी बेटी की दुल्हन का रूप जी भर देख भी नहीं पाई थी। इस बात को सुनकर घबरा गई। वो बोली, इस वक्त विदाई? क्या विदाई सुबह नहीं हो सकती? संतोष जी ने भी कोशिश की कि विदाई की रस्म सुबह ही हो, पर विजय के पिताजी और दादाजी इस बात के लिए नहीं माने। उनका कहना था कि हमारे यहाँ विदाई रात को ही होती है तो वैसे ही होगी। थोड़ी देर तक मनाने के बाद आखिर में तय हुआ कि विदाई अभी ही कर दी जाए और विदाई की तैयारी होने लगी। शारदा जी का कलेजा फटा जा रहा था। विधि के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक अजीब सा डर उसके मन में समाया था। रोते रोते वो अपने छोटे भाई सौरभ के गले से लिपट गई। वो भी बिलख बिलख कर रो रहा था। आसपास के लोग, सारे रिश्तेदार, हर किसी की आंखें नम थी। जाते वक्त संतोष जी विजय का हाथ पकड़कर बोले, मेरी बच्ची फूलों सी है, उसका ख्याल रखना। और उनकी आंख भर गई। विजय उनका हाथ पकड़कर बोला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब विधि मेरी जिम्मेदारी है, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। विधि उनके गले लग गई। विजय धीरे से अलग करके विधि को गाड़ी में बिठा देता है। देखते देखते गाड़ी उनके आंखों से ओझल हो गई। बेटी के जाने के बाद पूरा घर कितना सुना हो जाता है। घना अंधेरा कमरा, किसी का चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर कोई आदमी था जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। आवाज आए, उन्होंने शादी करवा दी और रातों रातों विदाई भी हो गई। वो आदमी जो गन लेकर गोल गोल घुमा रहा था, अचानक उसका हाथ रुक गया और सामने की तरफ शूट कर देता है। एक धमाके की आवाज के साथ आवाज भी बंद हो गई। तो आप लोग मेरे साथ इस स्टोरी में बने रहे, अपना कमेंट लाइक देते रहे। बाकी आप सबने मेरी पिछली नॉवेल को भी प्यार दिया है तो अब इसे भी अपना प्यार दे। छतरी विधि के साथ हादसा। बारात अब राजस्थान से निकलकर दिल्ली के लिए निकल चुकी थी। रात काफी थी। होटल में सबके रुकने का प्रबंध तो था, पर अभी मंजिल थोड़ी दूर थी। उस घनी अंधेरी रात में विधि विजय का हाथ थामे एक नए सफर की तरफ जा रही थी। यूं तो उतनी सर्दी नहीं थी, पर मौसम का कोई ठिकाना नहीं था। हर तरफ एक अलग सा धुंध था। पीछे की गाड़ी को अगली गाड़ी भी नहीं दिख रही थी, पर सफर तो तय करना था। विजय घड़ी की तरफ देखकर बोला, होटल पहुंचने में अभी कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। ऊपर से न जाने मौसम को क्या हुआ है, अभी तो धुंध का मौसम भी नहीं है। विधि की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। शादी के चक्कर में वो शायद थक गई थी। विजय उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। विधि अपना घूंघट ठीक करते हुए बोली, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। विजय उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम अब मुझसे क्यों घूंघट कर रही हो विधि? अब तो तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, तुम आराम से सो जाओ। वो उसका सर धीरे से अपनी गोद में रख उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगा। विधि ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर जिंदगी में एक लड़की को इतना प्यार मिल गया तो और क्या चाहिए था। विधि की आंख थोड़ी देर में ही लग गई। गाड़ी थोड़ी दूर ही गई थी कि अचानक से गाड़ी रुक गई। विजय को हल्का झटका लगा। वो विधि को जोर से पकड़ लेता है ताकि उसे चोट ना आए। वो ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, अरे क्या हो गया, तुम रुक क्यों गए? उसकी बात सुनकर ड्राइवर कुछ बोल पाता कि तभी गोलियों की आवाज आनी शुरू हो गई। अगली गोली उस ड्राइवर को ही लगी। विधि की नींद घबराहट में खुल गई। वो डरते हुए विजय का हाथ जोर से पकड़ लेती है। विजय उसकी तरफ देखकर बोला, तुम घबराओ मत, मैं देखता हूँ। और वो विधि से दूर होने की कोशिश करने लगा। विधि उसे और कसकर पकड़ लेती है। विजय उसे समझाने की कोशिश करने लगा, तुम 1 मिनट रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। बाहर से लगातार गोलियों की आवाज आ रही थी। लोगों की चीख पुकार मची थी, पर दिख कुछ नहीं रहा था। विजय जबरदस्ती विधि को थोड़ा सा धक्का देकर गाड़ी से बाहर निकल गया। उसने गाड़ी की गेट बंद कर दी। विधि अंदर से चिल्लाती रही। उसके बाद बाहर क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चला। बस उसने विजय को अपने पैरों के पास से पिस्टल निकालते हुए देखा। वो सामने किसी के ऊपर फायर कर रहा था। विधि हैरानी से आंखें फाड़े उससे देख रही थी। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। वो सोच रही थी कि विजय ने अपने पास गन क्यों रखा था। वो हैरानी से उसे गन चलाते हुए देख रही थी। पर यह खेल ज्यादा देर तक नहीं चला। एक गोली तेजी से विजय की कनपटी पर लगी और देखते देखते विजय नीचे गिर पड़ा। विधि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो चिल्लाते हुए गाड़ी को खोलने की कोशिश करने लगी, पर गाड़ी तो लॉक थी। विधि के लाख कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। विधि गाड़ी के अंदर चीखती चिल्लाती रही, पर कोई फायदा नहीं होता है। गोलियों की आवाज बहुत देर तक आती रही और विधि रोते हुए बस अंदर से दरवाजे को पीट रही थी। थोड़ी देर की शांति छाई रही। विधि गाड़ी के अंदर बैठी हुई बस अपना उजड़ा हुआ संसार देख रही थी। थोड़ी देर के बाद 3-4 लोग आए जिन्होंने अपने पूरे चेहरे को काले कपड़े से ढक रखा था। उसके आंखों के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। वो शायद हर गाड़ी के पास रुककर कुछ देख रहे थे। गाड़ियों से कुछ चीजें निकाली जा रही थी।
विधि अब तक ये सब देख रही थी, तभी उसकी गाड़ी के पास कुछ लोग आए जो कि उसकी गाड़ी में झांक रहे थे। अचानक से उनमें से एक ने दरवाजा खोला और विधि को कोने में दुबके देखकर सामने की तरफ इशारा करके कुछ बोलता है। सामने की तरफ से एक आदमी आकर गाड़ी के पास बैठा और उस ड्राइवर की लाश को खींचकर बाहर कर देता है। विधि उसकी तरफ देखकर चिल्ला रही थी, कौन हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो ऐसा? पर किसी ने विधि की बातों का जवाब नहीं दिया। वो लोग जैसे रोबोट हो। विधि आंखें फाड़े उन लोगों की तरफ देख रही थी। उन दोनों कुछ एक दूसरे को इशारा करके बोले। दोनों उस गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने लगे। विधि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अब रोते रोते और चिल्लाते हुए बोली, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? पर उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। गाड़ी उस सन्नाटे को चीरती हुई उस अंधेरे में दौड़ती जा रही थी। करीब 1.5 घंटे के बाद गाड़ी रुकी। विधि ने रो रोकर अपनी हालात बुरी ली थी। उसके बाल पूरी तरह बिखर गए थे। उसकी जिंदगी तो पूरी की पूरी बिखरी हुई थी। अभी तक तो उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। विधि अभी गाड़ी में ही बंद थी। अंदर से 2 लड़की आए और गेट खोलकर विधि को लेकर गई। विधि उन औरतों को धक्का देते हुए बोली, कौन हो तुम लोग, कौन हो? वो रोते हुए चिल्लाते हुए ये सब बोलते जा रही थी, पर वहां का किसी भी इंसान पर उसकी बातों का असर नहीं हो रहा था। मानो उसकी सारी बातें बेअसर हो रही थी। विधि को वो दोनों औरतों ने ले जाकर एक बड़े से कमरे में धक्का दे दिया। विधि उस बड़े से रूम में जा गिरी और वो दोनों औरतें वहां से निकल गई। विधि उनके जाते ही दरवाजा पीटने लगी, पर कोई भी ना तो उसकी बात सुन रहा था न दरवाजा खोल रहा था। आगे जारी है। चैप्टर फर्स्ट मीटिंग। विधि उनके जाते ही दरवाजा पीटने लगी, पर कोई भी ना तो उसकी बात सुन रहा था न दरवाजा खोल रहा था। आगे। विधि आखिर में थक गई। चिल्लाते हुए उसकी सांस फूल गई। वो वैसे ही गेट से सटकर बैठ गई। उसने अपना सर दरवाजे से टिका लिया था। रोते चिल्लाते उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो गई थी। उसने दरवाजे से सर टिकाया और उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद किसी के पैरों की आहट से विधि की आंख खुली। उसे लगा कि कोई उसी कमरे की तरफ आ रहा था। विधि पहले कुछ देर वैसे ही रही, फिर अचानक से उसके दिमाग में जाने क्या आया। वो गेट के पीछे खड़ी हो गई और वो खुद को एक कोने में दुबका कर एक गहरी सांस लेकर वो वहीं छुपी रही। तभी गेट खुला और एक आदमी अंदर आया। उसके कमरे में आते ही उसने चुटकी बजाई और अचानक से रूम की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। विधि उसके इस एक्शन से हैरान थी। वो बस कोने में डूबकी बस उसे देख रही थी। वो आदमी कोई 6 फीट से ज्यादा थी। उसने डार्क ग्रे सूट पहन रखा था। उसके हाथ में एक छोटी सी चीज थी जो विधि को दिख नहीं रही थी। उसके फेस को विधि देख नहीं पाई क्योंकि वो उसके पीछे खड़ी थी, इसलिए वो उसे देख नहीं पा रही थी। उस आदमी ने दोबारा कुछ चुटकी बजाई तो गेट अपने आप बंद हो गया। विधि जो अभी कोने में डूबकी थी अब भी वही थी। उस आदमी ने बिना विधि की तरफ देखे उसे अपने करीब खींच लिया। विधि हकलाते हुए उसके सीने से जाकर लगी। वो उसकी तरफ देखने लगी पर उसे उसका चेहरा साफ दिख नहीं रहा था अंधेरे की वजह से, पर वो आदमी विधि की हर एक मूवमेंट को देख रहा था। विधि उसकी बाहों में थी। वो थरथराते हुए बोली, कौन हो तुम? वो आदमी बिना कुछ बोले विधि को गोद में उठाकर बेड के पास ले गया। विधि अब चिल्लाने लगी थी। वो रोते हुए बोले जा रही थी, कौन हो तुम, क्यों किया तुमने ये सब? पर उस आदमी को जैसे विधि की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस चुपचाप अपना काम किए जा रहा था। विधि को बेड पर बैठाकर वो अपने कपड़े उतारने लगा। उसके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी, पर उसके एक्शन से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने शराब पी है। वो बहुत ही आराम से सारे काम कर रहा था। उसने अपने कपड़े उतारे और विधि के करीब बैठ गया। इस वक्त उसने सिर्फ नीचे एक पैंट पहन रखा था, ऊपर की बॉडी पूरी तरह से नेक थी। विधि उससे दूर खिसकते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो और तुमने अपने कपड़े क्यों उतारे हैं? वो डरकर उससे पीछे खिसकते जा रही थी। उस आदमी ने बिना विधि की बात का जवाब दिए उसकी बाह पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। विधि चिल्लाते हुए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर वो आदमी बिना इरिटेट हुए एक हाथ से विधि को अपनी बाहों में समेटकर दूसरे हाथ से ड्रॉ से कुछ निकलता है उसने वो टेप निकालकर विधि के मुंह पर लगा दिया। विधि अब भी उससे छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, पर वो उसको अपनी गोद में खींचकर बिठा लेता है। उसने अपने दोनों शोल्डर से विधि को दबा रखा था और उसका हाथ पकड़कर एक एक कर उसकी चूड़ियां निकाल रहा था। विधि बस किसी तरह से उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसके सामने वो हिल भी नहीं पा रही थी। उस आदमी ने एक एक करके विधि के सारे जेवर उतारकर सामने के ड्रॉअर के पास रख दिए। अब वो उसके लहंगे की ब्लाउज की डोरी को खींचकर खोल देता है। विधि उसके एक्शन से हैरान थी। वो किसी भी तरह से बस उससे छूट जाना चाहती थी, पर उस आदमी ने तो जैसे विधि को ना छोड़ने की कसम खा रखी थी। उसने आराम से विधि की ब्लाउज उतार दी। विधि अपनी पूरी जान लगाकर भी उसकी गोद से निकल नहीं पाई।
वो आदमी अब धीरे से उसके मुंह पर लगा टेप हटाकर उसका चेहरा अपनी तरफ कर लेता है। फिर उसने विधि के कान के पास अपने होंठ रख दिए। वो उसके चेहरे पर किस कर रहा था और विधि वहां से निकलने की कोशिश। फिर उस आदमी ने विधि को बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। वो अपना चेहरा विधि के करीब ले गया तो विधि को शराब की तेज महक आए और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। कुछ सेकंड तक उसने फिर विधि को कुछ नहीं किया। अगली बार वो फिर उसकी गर्दन पर अपनी नोच फिरा रहा था। विधि रोते और चिल्लाते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी पर वो विधि के चेहरे को किस करता रहा। फिर उसने विधि के होठों पर अपने होठ रख दिए और डीपली उसे किस करने लगा। उसके किस में काफी एग्रेशन था जिससे विधि को पेन हो रहा था। वो रोने लगी थी। उस आदमी ने उसे कुछ सेकंड के लिए किस करना छोड़कर उसके चेहरे को देखने लगा। उसके गाल पर आंसू की बूंदों को इसने अपने होठों में भर लिया। विधि तड़प कर बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, आज मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है अब और बुरा मत करो, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर वो आदमी बिना कुछ बोले विधि के लहंगे को उतार देता है। फिर वो धीरे से उसके कान के पास गया और बोला, इट्स आवर फर्स्ट नाइट, लेट मी फील योर बॉडी। उसने ये बात बहुत धीमे से बोला था। विधि उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसके बाद उसने दोबारा कुछ नहीं बोला। विधि चिल्ला चिल्ला कर उसे जो दिल आया बोलती रही पर उस आदमी को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो विधि की पूरी बॉडी पर अपने होठ फिरा रहा। आधे घंटे तक वो उसे चूमता रहा मानो कितने जन्मों का प्यासा हो। फिर अचानक से विधि की एक चीख निकली। वो अब अपनी सारी हद तोड़ चुका था। उसने धीरे से विधि के होठों को अपने होठों में भर लिया। आगे जारी है। लाइक और कमेंट करें तभी मैं इस नॉवेल को आगे लिखूंगी। अगर आप सबको स्टोरी पसंद आए तो। चैप्टर 5 दर्द। आधे घंटे तक वो उसे चूमता रहा मानो कितने जन्मों का प्यासा हो। फिर अचानक से विधि की एक चीख निकली। वो अब अपनी सारी हद तोड़ चुका था। उसने धीरे से विधि के होठों को अपने होठों में भर लिया। वो उसको पूरी रात टॉर्चर करता रहा। विधि की मुंह से आवाज तक आनी बंद हो गई। वो अधमरी से बेड पर पड़ी थी। वो आदमी थोड़ी देर उसके बगल में लेटा रहा। विधि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर्फ एक रात में उसकी पूरी लाइफ बदल गई। वो कहां से कहां आ गई थी, यही सब सोचते हुए उसकी आंखें बोझिल होने लगीं। विधि की आंख खुली तो वो जा चुका था। विधि बेड पर वैसे से ही पड़ी थी पूरी बॉडी अकड़ रही थी। वो बेड से उठने की कोशिश करती है तो उसके बॉडी पर पड़ा कंबल नीचे की तरफ सरक गया। विधि हड़बड़ा कर कंबल को उठाकर फिर से लपेट लेती है। उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो बेड के नीचे बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई थी, ये लोग कौन थे और उसको यहाँ लेकर क्यों आए हैं। उसे यहाँ ना तो कुछ वक्त का पता चल रहा था, न ही कुछ और। वो रोते हुए वैसे ही बेड के नीचे पड़ी रही। उसके आसपास सब कुछ फैला पड़ा था। बेड से थोड़ी दूर पर उसका शादी का जोड़ा था जो कि अभी भी बिल्कुल सही सलामत था, जिसे उस आदमी ने रात में बड़े इत्मीनान से खोला था। विधि उठकर वापस से वही जोड़ा पहन लेती है और नीचे फर्श पर बैठकर अपने बिखरे जेवर को देख रही थी। एक बड़े से विला में एक आदमी बड़े से चेयर पर बैठा था। उसके आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने अपना हाथ बांधकर उसके आगे झुके थे। वो आदमी काले बड़े से कोट में सामने की तरफ देख रहा था। वो धीरे से बोला, तो कितने आदमी थे वहां पर? वो आदमी बोला, कुल 100 आदमी थे। उनमें से कुछ लोग तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए थे, बाकी लोगों को हमारे मुंबई वाले स्पॉट पर रखा गया है। आपके कहे अनुसार उनका आगे जो भी किया जाना हो। वो आदमी धीरे से बोला, ठीक है, उस विजय आहूजा के खानदान के सारे लोगों को छोड़ दो, बाकी के लोगों को भी छोड़ दो। वो आदमी बोला, ठीक है, जैसा आप बोले। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। फिर दूसरा आदमी आया और बोला, मुंबई से हमारा जो माल आ रहा था वो आ गया है, उसे अब बाकी जगहों पर भिजवाना बाकी है। हमारे बाकी के आदमी अभी वहीं पर हैं। वो आदमी सर हिलाकर उसे आगे की तरफ भेज देता है। तभी एक और आदमी आया और नीचे की तरफ देखते हुए बोला, इसने आपके इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों के पास भेजने की कोशिश की है। हमने इस पर नजर रखी, ये हमारे इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों के पास भेजने के पैसे ले रहा था। हमने इस पर नजर रखी और आज इससे आपके पास लाए हैं। उस आदमी ने उन दोनों को आगे की तरफ करते हुए बोला। वो आदमी धीरे से अपनी गन निकालकर उसकी कनपटी पर रखते हुए बोला, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि गद्दारी की सजा मौत है? वो आदमी हाथ जोड़े हुए था। वो सीधा उसके पैरों पर गिरते हुए बोला, हमारी गलती माफ कर दीजिए, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे साथ मजबूरी थी। उन्होंने हमारी फैमिली को कैद कर रखा था, हमारी मजबूरी थी। उस आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़कर कहा, कौन है वो आदमी? फिर वो उन दोनों को पीछे करते हुए बोला, पहले उन लोगों को खत्म करो, उसके बाद इसको खत्म करेंगे। फिर वो उसका कलर पकड़कर बोला, चलो जाओ और आगे से ध्यान रखना। तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी दिक्कत हो तो सीधा हमसे आकर बोलना। हमारे साथ जितने भी लोग काम करते हैं
सब ये बात सुन ले किसी भी तरह के प्रेशर में आकर किसी ने भी हमारे साथ गद्दारी की तो उसका मैं वो हाल करूंगा कि। आगे वो बिना कुछ बोले उसको हटने का इशारा करता है। वो आगे आया, फिर अचानक से पीछे पलट कर बोला, यू बोथ आर लकी, आज मेरा मूड खून खराबा करने का नहीं है। मैं आज थोड़ा अच्छ फील कर रहा हूँ सो आज माफ कर रहा हूँ पर नेक्स्ट टाइम। इतना बोलकर वो आगे बढ़ गया। उसके साथ उसका पीए दौड़ता हुआ आया और बोला, सर आपकी मीटिंग अभी। आगे वो उसके पीछे दौड़ता रहा। वो आदमी अपने चौपर पर सवार होकर चला गया। विधि काफी देर तक नीचे फर्श पर पड़ी रही, फिर वो धीरे से उठी और उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम पहुंचकर सामने रखे आईने की तरफ वो देखने लगी। माथे पर लगा सिंदूर खाली हाथ, उसके हाथ की एक एक चूड़ियां कल रात को उस आदमी ने उतारी थी। पूरे फर्श पर उसका जेवर पड़ा हुआ था, झुमके, चूड़ियां, गजरा, सब कुछ फैला हुआ सा। उसके मांग में लगा सिंदूर अभी भी चमक रहा था। वो सामने आईने में देखकर फिर से चिल्ला कर रो पड़ी। रोते हुए उसने ऊपर की तरफ देखकर कहा, क्यों क्यों किया आपने ऐसा, क्या गलती थी मेरी? क्या? वो चिल्ला कर रो रही थी, पर कोई भी उसकी आवाज सुनकर वहां नहीं आया। वो घंटों वही बाथरूम के फर्श पर लेटी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो जानना चाहती थी कि वो आदमी कौन है, उसने ऐसा क्यों किया। विजय का खून होते उसने अपने आंखों के आगे देखा था, वो भूल नहीं पा रही थी। उसका प्यार से सर सहलाना, उसकी वो प्यारी बातें, माँ पापा का चेहरा, क्षमा, सब कुछ उसे एक एक कर याद आ रहे थे। उसके दिल में इतना दर्द था कि उसे लग रहा था ऐसी जिंदगी से अच्छी तो मौत है। वो काफी देर तक वॉशरूम में पड़ी रही। अचानक से वो उठी और अपने हाथ को देखने लगी जहां पर उस आदमी की पकड़ का निशान था। वो जल्दी से नल को चालू करके अपने हाथ पर पड़े निशान को धोने लगी। वो लगातार उन निशाने को मिटाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नजर आईने पड़ गई। आगे जारी है। च6 टॉर्चर। अचानक से वो उठी और अपने हाथ को देखने लगी जहां पर उस आदमी की पकड़ का निशान था। वो जल्दी से नल को चालू करके अपने हाथ पर पड़े निशान को धोने लगी। वो लगातार उन निशाने को मिटाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नजर आईने पड़ गई। उसके नेक के पास भी कई निशान थे। वो जल्दी से बेसिन से पानी लेकर उसे धोने लगी मानो वो कोई दाग हो। वो उन बाइट मार्क्स को अपनी बॉडी से हटा देना चाहती थी। उसे रफ करते हुए दर्द और जलन हो रहा था, पर वो बिना कुछ भी रिएक्ट के उसे साफ कर रही थी। उसका पूरा कपड़ा बुरी तरह भीग गया था। थोड़ी देर के बाद नॉक हुआ। वो आदमी फिर अंदर आया और रूम में इधर उधर नजरें फिराकर देखने लगा। उसे वहां आसपास विधि तो नहीं दिखी, पर वो समझ गया कि वो वॉशरूम में ही था। वो रूम से निकलकर सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। पूरे रूम में उसकी चूड़ियां और ज्वेलरी फैली हुई थी। बेड के एक साइड पर पानी का ग्लास रखा हुआ था। वो वॉशरूम जाकर विधि के पीछे खड़ा हो गया, जो कि आईने के पास रोती हुई उन बाइट मार्क्स को हटा रही थी। वो आदमी बिना कुछ बोले उसके पास गया और उससे एक झटके से गोद में उठा लेता है। विधि अचानक से सेंस में आती है। वो उस आदमी के कॉलर को पकड़कर नोचने लगी। उसका आगे का सीना पूरी तरह से खुला था, जिस पर विधि ने अपने नाखूनों से नोचना शुरू कर दिया था, पर वो आदमी तो जैसे स्टील या लोहे का बना था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने विधि को कमरे में ले जाकर खड़ा किया। विधि को उसने जैसे ही नीचे फर्श पर खड़ा किया, वो अपने लहंगे को पकड़कर भागने लगी। वो झट से दरवाजे की तरफ भागी गई। वो आदमी थोड़ी देर तक शांति से उसे देखते रही। विधि ने दरवाजा खोला तो वो बहुत ही आसानी से खुल गया। वो दौड़कर दरवाजे से बाहर निकली। अभी उसने वही भींगा लहंगा और ब्लाउज पहन रखा था। वो दौड़ते हुए सामने के गलियारे की तरफ भागने लगी। भागते हुए वो बार बार पीछे देख रही थी, पर उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा था। वो बस भागती जा रही थी। उसके बाल कल रात को उसी आदमी ने खोल दिया जो अभी भींगे हुए थे, और उसकी गोरी पतली सी कमर से चिपके हुए थे। वो बस सामने जो भी रास्ता दिखता जा रहा था और वो भागती हुई जा रही। करीब 10 मिनट के बाद ही उसकी सांसें फूल गई थी। उसने कल से कुछ खाया भी नहीं था और अभी उस भारी से लहंगे में भाग रही थी। वो एक दीवार के पास थककर खड़ी हो गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तभी उसे अपने सामने से एक भारी सी आवाज सुनाई दी, हो गया या और भागना है? वो डर से पीली पड़ी सामने की तरफ देख रही थी। आज उस आदमी की आंखें विधि बहुत अच्छे से देख रही थी। उसकी आंखें डार्क ग्रे थी, जो कि काफी खतरनाक और गहरी सी लग रही थी। वो आदमी 2 कदम बढ़ाकर उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर कंधे पर उठाकर चलने लगा। विधि लगातार उसके पीठ पर मार रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आदमी उसको लेकर उसी कमरे में आ गया और गेट बंद करके उसे बेड के ऊपर फेंकते हुए अपने कपड़े उतारते हुए उसके करीब आने लगा। विधि बेड से उठकर बैठ गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो, क्यों कर रहे हो ये सब? कम से कम मुझे कुछ बताओ तो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो बिना कुछ बोले उसके करीब आया और उसके कपड़े उतारने लगा। विधि के दिल में जाने क्या आया, उसने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद दिया।
उस आदमी के हाथ एक पल को रुक गए। वो अपनी गहरी खतरनाक आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। वही विधि डर से हकलाते हुए कभी अपने हाथ देख रही थी, कभी गुस्से से सख्त होता उसका चेहरा। उस आदमी ने एक थप्पड़ खींचकर विधि के चेहरे पर लगाया। विधि को तो लगा कि उसका दिमाग ही सुन्न हो गया है। वो कुछ देर तो उसे देख ही नहीं पाई। उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा दिखने लगा। वो थरथराई सी अपने गालों पर हाथ लेकर गई और उसकी तरफ देखने लगी। वो आदमी आज गुस्से से भड़का हुआ था। उसने विधि के बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में कसा और उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। विधि के नाक से खून निकल रहा था। उसके गाल पर उस आदमी के उंगलियों के निशान थे, पर उस आदमी की जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। विधि को तो जैसे अब कुछ भी होश ही नहीं था। वो आदमी लगभग 10 मिनट तक उसके होठों को चूमता रहा, या कहे काटता रहा। फिर उसने बड़ी बेरहमी से उसके कपड़े फाड़ डाले। विधि बस बुत सी बनी बैठी थी। थोड़ी देर के बाद फिर उसकी चीखें उस कमरे में गूंज रही थी और वो रोते हुए उस आदमी को रोकने की कोशिश कर रही थी। आज रात उस पर बहुत भारी गुजरा। करीब रात के 2 बजे वो विधि के ऊपर ही सो गया। विधि दर्द और उसके वजन से कराह रही थी, पर उस इंसान को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। किसी के दुख दर्द और तकलीफ से वो बेफिक्र उसके ऊपर सोता रहा और विधि बस अपने हल्की दबी आवाज से सिसकती रही है। सुबह 4 बजे विधि की थोड़ी देर पहले ही आंख लगी थी, तभी उसे तेज बाइट ने जगा दिया। वो हल्की चीख के साथ अपने गले पर हाथ रखकर सामने की तरफ देखती है तो वो फिर से उसके ऊपर झुका उसकी गर्दन पर लगातार बाइट कर रहा था। वो उसकी ऐसी हरकत से रोने लगी थी। अब वो अंदर से बिल्कुल टूटती जा रही थी। उसने फिर से विधि को टॉर्चर किया और करीब 2 घंटे बाद उसके ऊपर से उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। विधि गहरी तेज सांसें लेते हुए बेड पर लेटी थी। उसने नजर घुमाकर सामने जाते उस इंसान की तरफ देखा जो कि इतना सब के बावजूद भी जरा सा नहीं पिघला था। विधि को देखकर किसी का भी दिल दहल जाता, पर वो आदमी बिना किसी इमोशंस के अपने काम कर रहा था। विधि बस लेटी ऊपर की तरफ देख रही थी। करीब 15 मिनट बाद वो शॉवर लेकर आया और क्लोजेट की तरफ चला गया। वो आईने के सामने जाकर 5 मिनट में रेडी हो चुका था। ब्लैक 3 पीस सूट और हल्के सेट किए हुए बाल, वॉच पहनते हुए उसने एक बार बेड पर नजर डाली। विधि बिना मूव किए बेड पर थी। वो उसकी ओर बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से निकल गया। उसके जाने के करीब 10 मिनट बाद एक मेड आई तो विधि की तरफ देखकर हैरान रह गई। कोई इस स्टोरी को पढ़ नहीं रहा, इसके रीड बहुत ज्यादा कम है। मैं 30,000 वर्ड्स तक देखूंगी अगर ये स्टोरी चली तो ठीक, वरना बंद कर दूंगी। आप लोग पढ़े तो लाइक और कमेंट करें, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर। चैप्टर 7 विधि का दर्द। उसके जाने के करीब 10 मिनट बाद एक मेड आई तो विधि की तरफ देखकर हैरान रह गई। अब आगे। विधि बेड पर पड़ी थी। उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था और वो बेजान सी बस ऊपर की तरफ देख रही थी। वो मेड उसे देखकर शॉक थी। वो दौड़ती हुई बेड की तरफ आए और एक पतली सी चादर से विधि को कवर कर देती है। विधि सुनी आंखों से एक बार उस लेडी की तरफ देखती है। वो औरत सांवली सी थी, पर पूरी नीट एंड क्लीन, चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो औरत जल्दी से विधि को सहारा देकर बेड पर बैठा देती है। विधि जैसे ही बेड से उठी उसके चेहरे पर एक दर्द वाली झलक आ गई। वो औरत धीरे से पानी का ग्लास विधि की तरफ बढ़ा देती है। विधि एक घूंट पानी पीकर अपना चेहरा हटा लेती है। उसने उसे बेड से उठाया और वॉशरूम की तरफ लेकर गई। विधि को वो हल्के गर्म पानी से शॉवर दिलाने लगी। जब उसने विधि को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसकी फूल जैसी बॉडी पे इतने बाइट मार्क्स और निशान थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी नेचुरल स्किन कहाँ है। वो उसे शॉवर दिलाकर अपने कपड़े देती हैं, जिसे विधि ने किसी तरह पहन लिया और वो अपने ही सर्वेंट क्वार्टर में उसे छुपते छुपाते ले गई। उस लेडी ने विधि को एक चेयर पर बिठाकर उसे रेस्ट करने को बोला, फिर वो खुद कुछ देर के लिए बाहर चली गई। उस सर्वेंट क्वार्टर में आकर विधि को ऐसा लगा कि वो उस कैद से बाहर आ गई है। वो चुपचाप बैठी अपने आसपास देखने लगी। रूम तो काफी बड़ा था और जरूरत का बहुत सा सामान भी था। आसानी से 2 या 3 लोग वहां रह सकते थे। विधि अभी इसी सोच में थी कि वो मेड एक प्लेट में खाना लेकर आए और विधि के हाथ में देते हुए बोली, आप खा लीजिए मैम, मुझे पता है कि आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इस विला में खाना मैं ही सर्व करती हूँ और आपको सर्व करने के लिए हमसे कहा नहीं गया था। आपकी दर्द से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। पिछले 2 रात से मैं सो नहीं पा रही हूँ, पर आज मुझसे रहा नहीं गया तो मैं आपके रूम में चली गई। विधि उस औरत की तरफ देखने लगी। वो फिर से बोली, खा लीजिए। विधि ने उस खाने की तरफ नहीं देखा। वो औरत उसका हाथ पकड़कर बोली, आप यहाँ से लड़कर बाहर निकलना चाहती है या हार मानकर खुद को अपने हाल पर छोड़ देना चाहती हैं, ताकि कोई भी इंसान आपको हट करता रहे। विधि फिर से उसकी तरफ देखने लगी तो वो औरत बोली, अगर आप फिट रहेंगी तो क्या पता एक ना एक दिन यहाँ से निकल जाएंगी,
पर जब आप ही नहीं रहेगी तो उसकी बात अधूरी रह गई। कोई एक इंसान तो आपकी जिंदगी में होगा जिसके लिए आपसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, उसी के बारे में सोचकर खा लीजिए। उस मेड के इतना कहने पर विधि ने प्लेट से खाना लेकर खा लिया, पर उसकी जिंदगी में अभी जो कुछ चल रहा था उससे उसे इतना पेन हो रहा था कि वो इस जिंदगी को ही खत्म कर देना चाहती थी। उसे विजय का चेहरा जब भी याद आता वो चीख चीख कर रोना चाहती थी। उसकी आंखों के सामने उसकी मौत हो गई थी। उस दिन विधि लगभग शाम तक सर्वेंट क्वार्टर में रही, फिर वो मेड आकर विधि को वापस से उस रूम में पहुंचा देती है। उस रूम में आते ही विधि को फिर से लगा कि वो कैद खाने में आ गई हो। एक गहरी सांस लेकर वो बेड पर बैठ गई और वहां बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। रात के करीब 1 बजे उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो अपनी आंखें खोल देती है, सामने वही इमोशनलेस चेहरा था जो उसकी गर्दन की चूमे जा रहा था, मानो वो कोई खाने की चीज हो। विधि बिना कुछ रिएक्ट किए वैसे ही रही। उसके मुंह से आज फिर शराब की तेज बदबू आ रही थी। वो आदमी उसके चेहरे को टाइटल पकड़कर उसके होठों को चूमने लगा। वो आज उसके होठों को बार बार बाइट कर रहा था, पर जैसे ही उसके बॉडी से हटा तो उसके कपड़े पर आया। पर उसे उसके कपड़े से प्रॉब्लम होने लगी थी, क्योंकि आज विधि ने लूज सी फुल स्लीव की कुर्ती पहन रखी थी जिसमें उसकी बॉडी कहीं से भी विजिबल नहीं थी। वो एक पल तो उसकी कुर्ती पर अपने हाथ टटोलता रहा, पर जब उसे कुछ नहीं समझ आया तो वो गुस्से में उस कुर्ती को बीच से फाड़ते हुए बोला व्हाट रविश, और फिर से उसकी बॉडी पर आ गया। और एक बार फिर से वो आदमी विधि को हर जगह से नोच रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी रह रहकर विधि की चीखें निकल ही जाती थी, पर उसने अब बचने की कोशिश करना छोड़ दिया था। वो फिर उसे 2 से 3 घंटे तक टॉर्चर करता रहा, फिर उसी की बॉडी पर सो गया। विधि भी बहुत थक चुकी थी, पर उस पहाड़ से आदमी को अपने ऊपर रखकर सो पाना बहुत मुश्किल था। वो किसी तरह से उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। विधि फिर चुपचाप वैसे ही पड़ी रही। सुबह आज फिर वो 3 बजे उठा और उसने फिर से विधि को टॉर्चर करना शुरू किया। फिर वो 1-2 घंटे में उसके ऊपर से उठकर रेडी होकर चला गया। विधि फिर से उसे जाते हुए देखती रही। उसके जाने के आधे घंटे बाद फिर से वो लेडी आकर विधि को उठाकर सर्वेंट क्वार्टर में ले गई। वो फटे हुए कपड़े देखकर बोली, मैं दूसरी कुर्ती देती हूँ आपको। विधि उसकी तरफ देखने लगी। आज विधि को यहाँ पर आए 10 दिन हो चुके थे। हर रोज का यही सिलसिला था। वो रोज रात को आता और विधि के साथ पूरी रात बिताकर सुबह फिर चला जाता था। पूरे दिन विधि सर्वेंट क्वार्टर में रहती और कुछ कुछ सोचती रहती। इस बीच उस आदमी ने विधि से कभी दिन में मुलाकात नहीं की थी, न ही वो कभी विधि से कोई बात करता, ना कुछ पूछता, मानो वो उसकी बस फिजिकल नीड पूरी करने के लिए रखी गई हो। आज फिर से वो मेड विधि को कपड़े देकर बोली, ये लीजिए आप पहन लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। विधि उन कपड़ों को लेकर कुछ सोचने लगी। आज से पहले उसने जो भी कपड़े विधि को दिए थे, एक भी कपड़ा दोबारा पहनने की हालात में नहीं मिले थे। और विधि जानती थी कि वो खुद एक मेड है, उसकी खुद की उतनी सैलरी नहीं होगी कि वो रोज उसके लिए कपड़े लाए। वो कुछ सोचते हुए कपड़े पहनकर बैठ गई। कहानी में बने रहे और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैट विधि के सवाल। और विधि जानती थी कि वो खुद एक मेड है, उसकी खुद की उतनी सैलरी नहीं होगी कि वो रोज उसके लिए कपड़े लाए। वो कुछ सोचते हुए कपड़े पहनकर बैठ गई। अब आगे आज का पूरा दिन भी उसी तरह से बीता। वो मेड विधि के लिए खाना लाए और विधि ने खाना खाया। वापस शाम को उसके आने से पहले उसने विधि को उसके रूम में पहुंचा दिया। विधि कुछ देर तो बैठी रही, फिर जब वो बोर होने लगी तो उसने आसपास कुछ देखना शुरू किया। उसने देखा कि ये रूम बहुत ही बड़ा था और इस रूम का पूरा थीम गोल्डन पर था। यहाँ तक कि यहाँ जो लाइट थी वो हल्की गोल्डन सी थी, और रूम में हमेशा हल्की लाइट रहती या तो अंधेरा रहता। रूम के सेंटर में बेड था। बेड के दोनों साइड लैंप रखे थे। बेड से थोड़ी देर पर एक बड़ा सा बुक रैक था। शायद उस आदमी को बुक्स का शौक हो। फिर वो सामने की तरफ बढ़ती हुई उस बुक रैक के पास गई और उसे खोलने लगी, पर वो लॉक था और उस पर कोई पासवर्ड लॉक था। विधि उसे छोड़कर पूरे रूम को देखने लगी। रूम का डिजाइन बहुत ही खूबसूरत था और उसने उस विला का को भी पार्ट देखा था। उतना काफी था ये जानने के लिए कि ये विला लाखों में एक था, ऐसा विधि से सिर्फ मूवीज में देखा था। उसने फिर से एक बार पूरे रूम पर नजर दौड़ाई। उसे एक बात पर आश्चर्य हुआ कि पूरे रूम में एक भी पिक्चर नहीं थी। सामने के एक छोटे से डेस्क पर एक फ्लावर वाश था जिसमें लिली के फूल रखे थे। उसकी हल्की सी महक पूरे रूम में फैल रही थी। विधि थककर बेड पर बैठ गई। उसने अपने कपड़े उतारे और ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। उसकी पलकें भारी होने लगी थी। वैसे भी आजकल उसे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था, पर एक आस्ती जो उसे जीने पर मजबूर कर रही थी कि एक दिन वो अपनी माँ अपने पापा से मिलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा, पर यह एक तरह से नामुमकिन ही लग रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। रात के 1 बजे वो आया।
उसने बेड पर एक नज़र डालकर सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, फिर वो थोड़ी देर के बाद अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए बाहर आ गया। उसके बाल अभी अभी पानी के छींटे से गीले थे। वो उनको ऊपर की तरफ फेंकते हुए बेड की तरफ बढ़ा। बेड के साइड में वो बैठ गया। उसने एक गहरी नज़र सोई हुई विधि के चेहरे पर डाली और फिर धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। आज उसने जैसे ही उसके ऊपर से कपड़ा हटाया तो एक पल को रुक गया। विधि ने खुद अपने कपड़े उतार रखे थे। वो कुछ देर तक तो उसकी बॉडी को देखता रहा। पूरी बॉडी पर बाइट मार्क थे, जिनके निशान कुछ काले तो कुछ गहरे नीले थे। उस पर से उसका सोता मासूम सा चेहरा। इतने दिनों के बाद आज पहली बार उसने गौर से उसके चेहरे को देखा था। सोते वक्त वो काफी मासूम लग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को एक एक साइड से ढक रहे थे। वो हल्के हाथों से उसके बालों को पीछे करके उसके चेहरे को देखने लगा। उसकी नजरें आज विधि के चेहरे पर जमी थी। वो धीरे से उसके सीने पर अपना हाथ फेरता है तो विधि नींद में भी दर्द से कसमसा उठी। जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके सीने के पास एक बड़ा सा बाइट मार्क था, जिससे उसे दर्द हुआ। वो उसके चेहरे पर हल्के से अपने हाथ फेरकर फिर से उसके ऊपर झुक गया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। अपने होठों से उसकी गर्दन को गीला करते हुए वो ऊपर की तरफ बढ़ा और विधि की नींद खुल गई। आज वो गौर से उसकी तरफ देख रही थी। वो धीरे धीरे वाइल्ड होता जा रहा था। विधि ने अपने हाथ धीरे से उसकी कमर पर रख दिए और अपने दर्द को जब्त करते हुए बोली, तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों रखा है? वो उसके नेवेल को सक करते हुए एक तेज बाइट लेता हुआ बोला, आप बोलो मुझे। विधि की आह निकल गई। वो फिर कराहते हुए बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? जहां तक मुझे याद है मैंने आज तक तुमको देखा भी नहीं है, न मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है। तो फिर? उसकी बात सिर्फ आह में बदल गई। उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रोते हुए बोली, प्लीज क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा? वो फिर से उसके क्लीवेज पर बाइट करता हुआ बोला, आप कहोगी तुम मुझे और अभी के बाद तुम्हारी एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। आई डोंट लाइक हडल्स। और वो फिर से अपने काम में लग गया। विधि की मुठिया बेडशीट पर कस गई। उसने अपनी आवाज रोकने की बहुत कोशिश की, पर बहुत रोकने के बाद भी उसकी हल्की सी चीख निकल हो गई। और फिर वो उसे यूं ही परेशान करता रहा। वो उससे सेटिस्फाइड होकर उसके ऊपर ही लेट गया। विधि की हालत अधमरी सी थी और फिर वो उसके इस तरह लेटने से और भी ज्यादा हट हो गई। वो सिसकियां लेकर रोने लगी। वो थोड़ी देर उसकी तरफ देखता रहा, जिससे विधि डर कर चुप हो गई। वो करीब 5 मिनट तक यूं ही लेटा रहा। फिर वो उसके ऊपर से उठकर सामने बने बड़े से ग्लास विंडो के पास खड़ा होकर सिगरेट जला लेता है। उसके चेहरे पर अभी हल्की हल्की चांद की रोशनी पड़ रही थी। वो ग्लास विंडो खोलकर बाहर के बालकनी में खड़ा था। ऊपर से शर्टलेस और नीचे अपनी एंकल लेंथ की पैंट पहने हुए था। उसकी 8 पैक बॉडी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, जिससे एक अलग ही चमक आ रही थी। डार्क ग्रे आइस और हल्के डार्क लिप्स उसे किसी हॉलीवुड के हीरो का लुक दे रहे थे। उसके एक कान में डायमंड की इयरिंग थी जो अभी बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। वो ठंडी हवाओं से उसके बाल आगे की तरफ उड़ रहे थे। उसने अपने एक हाथ से उसे पीछे किया और दूसरे हाथ से सिगरेट को पकड़कर एक कश ली और फिर से सामने की तरफ देखने लगा। तभी उसका ध्यान धीमी धीमी आ रही सिसकियों पर गया, जो कि उसके रूम से आ रही थी। वो पीछे पलटकर अपने बेड की तरफ देखता है। वो रूम में सिकुड़कर सोई हुई थी और खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर रखा था। हर सिसकी के साथ उसका पूरा शरीर एक बार हिलकर फिर शांत हो जाता। वो कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर उसने एक बार अपनी आंखें बंद की और एक खिलखिलाती सी हंसी उसके जेहन में गूंज गई। वो सिगरेट को फेंककर वापस से बेड के पास आ गया और लेट गया। कुछ देर मुड़कर उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने अपना एक हाथ विधि की कमर पर रख दिया। विधि डर कर खुद की आंखें बंद करके मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसे पता न चले कि वो जगी हुई है। उसके आंख बंद करते ही एक बूंद आंसू उसके हाथ पर लुढ़क गया। चेन्नई द अच्युत सोमानी कुछ देर मुड़कर उसकी तरफ देखता रहा। फिर उसने अपना एक हाथ विधि की कमर पर रख दिया। विधि डर कर खुद की आंखें बंद करके मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि उसे पता न चले कि वो जगी हुई है। उसके आंख बंद करते ही एक बूंद आंसू उसके हाथ पर लुढ़क गया। वो सीधा उसकी तरफ झुककर देखने लगा। विधि ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो उसके चेहरे से अपना चेहरा लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो आइए जानते हैं मेल लीड के बारे में कि वो कौन है जिसने विधि को अपने पास रखा है। अच्युत सोमानी मुंबई का सबसे टॉप बिजनेसमैन, जिसके आगे पीछे सिर्फ मुंबई के लोग ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में उसका नाम चलता है। हाइट 6'6", गोरा रंग, 8 पैक, कंधे तक आते ब्राउन बाल, ग्रे आइस और पतले डार्क लिप्स। बॉडी ऐसी थी कि जहां भी खड़ा हो सारे लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। अच्युत यूट्यूब मीडिया और बाकी खबरों से दूर रहता था, पर एक बार वो बहुत खास न्यूज रिपोर्टर जो कि उसके किसी रिलेटिव से उसके पास अपनी बहुत रिक्वेस्ट करवाने के बाद अच्युत ने अपनी एक पिक उन्हें लेने दी। वो पिक पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और तब से सारी लड़कियां अच्युत की दीवानी थी।
उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि जो भी देखे देखता रह जाए। अच्युत देखने में जितना हैंडसम था, उससे कहीं ज्यादा वो खतरनाक था। मुंबई के डार्क वर्ल्ड में उसका राज चलता था। शहर का छोटा से लेकर बड़ा हर तरह के इलीगल काम में उसका सपोर्ट रहता था। पर यह बात बहुत कम लोगों को पता था। सब उसे अच्युत सोमानी के नाम से जानते थे, पर डार्क वर्ल्ड में वो ब्लैक किंग के नाम से जाना जाता था। उसका नाम ही काफी था अच्छे अच्छों को घुटने पर लाने के लिए। वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का एक माफिया किंग था, पर किसी को उसकी जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि उसके खास लोगों को भी नहीं। किसी ने आज तक ब्लैक किंग का चेहरा नहीं देखा था, पर उसका नाम ही काफी था। तो आगे आगे आप सबको पता चलेगा कि वो कितना क्रूअल था। सुबह का वक्त, विधि की आंख खुली तो वो आज फिर जा चुका था। पर आज उसने विधि को सुबह में परेशान नहीं किया। वो शांति से सोई हुई थी। उसकी नींद खुली तो वो वापस से टेबल के पास रखा अपना कपड़ा उठाकर पहन लेती है और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम में जाकर जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो रोज की तरह उसकी गर्दन और गले पर बहुत से बाइट मार्क्स थे। वो बिना ज्यादा ध्यान दिए फ्रेश होने लगी। चेहरे पर पानी के छींटे मारकर वो बाहर निकाली तो वो मेड उसके लिए नाश्ता लेकर खड़ी थी। पर आज विधि नाश्ता लेकर वहीं बैठ गई। वो मेड वापस से अपना काम करने चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई तो विधि शीशे से बाहर की तरफ झांक रही थी। उसकी आंखें नम थी। वो मेड उसे उदास देखकर बोली, अरे आपने खाया नहीं अभी तक? विधि पलटकर उसकी तरफ देखने लगी, जो मुस्कुराकर उसकी ही तरफ देखते हुए आ रही थी। वो बोली, जानती हैं मैडम, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, चाहे कुछ भी हो खाना तो मैं खा ही लेती। और मुझे लगता है कि बाकी किसी को भी खाने पर अपना गुस्सा नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि खाना के बिना कोई कैसे रह सकता है। विधि बिना कुछ बोले उसके हाथ से प्लेट ले लेती है और खिड़की की तरफ देखकर खाने लगी। आज उसने कपड़े पहने थे जो बिल्कुल सही सलामत थे, तो मेड गौर से उसके कपड़े को देख रही थी, मानो उसे हैरानी हो रही हो कि आज कपड़े सही सलामत कैसे। विधि उसके देखने का मतलब समझकर बोली, मैंने पहले ही उतार दिए थे। ये कहते हुए एक दर्द उसकी आंखों में छलक पड़ा। वही मेड भी थोड़ी उदास सी हो गई। विधि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जो आदमी मेरे साथ इतना गलत कर रहा है उसके चेहरे पर तो एक शिकन तक नहीं देखी मैंने। वो मेड विधि को हौसला देते हुए बोली, आप चिंता मत कीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप भी खुश रहेंगी, अपने घर जा पाएंगी। एक दिन साहब जरूर समझेंगे। पर उस मेड को भी यकीन नहीं था कि अच्युत कभी बदल सकता है। विधि उसकी तरफ देखकर बोली, वो छोड़ो, तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? वो मेड मुस्कुराते हुए बोली, जी मैं नीरू, यहाँ 7 साल से काम कर रही हूँ। विधि हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोली, पर नीरू तुम यहाँ 7 साल कैसे रह गई? और वो भी उस आदमी के लिए काम कर रही हो जिसे कि इंसान कहना भी गलत है। तुम्हें घुटन नहीं होती? तुम इस घर में क्यों हो? कहीं और भी तो काम कर सकती हो। नीरू उसके नाश्ते की प्लेट लेते हुए बोली, मैडम इस घर से अच्छी नौकरी और सैलरी कहीं भी नहीं मिलेगी। विधि बोली, वो कैसे? देखो मैडम साहब तो कभी घर पे रहते नहीं, सिर्फ रात में आते हैं और कभी भी खाना नहीं खाते और फिर सुबह मुंह अंधेरे निकल जाते हैं। मेरा काम है खाना बनाना और सर्व करना, और मैं साहब को सर्व करती हूँ, पर वो तो रहते ही नहीं। हफ्ते में 1-2 दिन जहाँ खाते हैं, उसके बाद पूरे हफ्ते में सिर्फ अपना और घर के बाकी सर्वेंट का खाना बनाती हूँ। उसमें भी मैं अकेले नहीं रहती, इस घर में कुल 5 कुक हैं। एक एक दिन सबका, बस जिस दिन सब घर पर खाते हैं उस दिन सब अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और बाकी के दिन कोई काम नहीं। और सैलरी इतनी मिलती है कि पूरे मुंबई में किसी भी जगह कुक की सैलरी इतनी नहीं है। बाकी अपने इलाके में रौब भी रहता है कि हम सोमानी विला में काम करते हैं। वो थोड़ा इठला कर बोली और विधि उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी। अचानक से विधि बोली, उस आदमी के बारे में मुझे बताना कि उसका नाम क्या है और वो करता क्या है। नीरू अपनी आंखें बड़ी करके बोली, अच्युत नाम है हमारे साहब का और अक्की मुंबई में राज चलता है इनका। साहब के सामने किसी की नहीं चलती, बहुत पावर और पैसा है इनके पास। नीरू विधि को कुछ कुछ बताती रही और विधि चुपचाप सुनती रही। चटैन अच्युत की वाइल्डनेस। पूरा दिन निकल गया। विधि चुपचाप रूम में बैठी रही। आज वो सर्वेंट क्वार्टर नहीं गई थी, वो आज पूरा दिन अच्युत के रूम में ही बैठी रही। रात का खाना खाकर वो एक बुक निकालकर कुछ पढ़ने लगी। पढ़ते हुए उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे अच्युत आया और आकर रूम में एंटर हुआ। उसने अपना पहना कोट उतारा और सामने की तरफ देखने लगा। विधि बेड पर नहीं थी, उसे लगा वो वॉशरूम में होगी। वो अपने कपड़े उतारते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, पर विधि अंदर भी नहीं थी। वो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बेचैन हो गया। वो अपने पैंट तो पहने हुआ था, पर ऊपर के कपड़े उसने उतार रखे थे। एक पल को विधि को रूम में न देख उस मन में जाने कैसी हलचल मच गई। वो इधर उधर अपनी नजरें फिराने लगा, पर विधि उसे कहीं नहीं दिखी।
अच्युत गुस्से में वहां पड़ा अपना शर्ट उठाया और बाहर की तरफ निकल गया। रात काफी हो रही थी, सारे सर्वेंट सो रहे थे। अच्युत को समझ नहीं आ रहा था कि विधि गई कहाँ। वो फिर से कमरे में आया और इस बार बालकनी की तरफ चला गया तो सामने का नजारा देख वो एक पल को ठहर गया। विधि बालकनी में बैठी थी और उसके हाथ में एक बुक था। वो बुक को पकड़े हुए ही सो गई थी। चांद की रोशनी छनकर उसके चेहरे पर आ रही थी। वो अपना सर बालकनी के कांच से टिकाए सो रही थी। उसके गालों को उसकी एक लत चूम रही थी और कहना गलत नहीं होगा कि विधि इस वक्त भला की खूबसूरत लग रही थी। उसने अभी अच्युत का ही शर्ट पहन रखा था और उसके अंदर शायद कुछ भी नहीं। ठंड में उसकी बॉडी हल्की सी सिहर रही थी। अच्युत उसकी तरफ देखकर हल्के से झुका। बस एक पल को ये एहसास कि विधि आज रात उसके पास नहीं थी। अच्युत बेचैन हो गया था और विधि को देख अब उसके चेहरे पर एक शांति आ। वो विधि को गोद में उठाकर अंदर लेकर जाने लगा। उसका पूरा ध्यान विधि पर ही था। विधि के हाथ से किताब छूटकर गिरा और उसकी आंखें खुल गईं। वो अपने आप को अच्युत की गोद में देखकर घबरा गई और झिझकते हुए बोली, वो मैं। आगे की बात उसके गले में अटक गई। अच्युत उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए। विधि हकलाते हुए बोली, मेरे पास कपड़े नहीं थे तो मैंने पहन लिए। और वो जल्दी जल्दी उसके बटन खोलने लगी। अच्युत अपने पूरे कपड़े उतारते हुए उसे घूर रहा था। वही अब विधि ने भी वो शर्ट उतार दी थी और उसे जल्दी से अपनी बॉडी से हटाने वाली थी कि उसके हाथ रुक गए। उसकी नजरें जैसे ही अच्युत की तरफ गई वो डर और शर्म से कांप गई। अच्युत बस उसे ही घूर रहा था, मानो आज वो उसे आंखों से ही खा जाएगा। विधि उसकी ऐसी नजरें देखकर थोड़ी घबरा गई और बेड के पीछे सरकने लगी। अच्युत धीरे से नीचे झुका और विधि की कमर को अपनी एक हाथ की मुट्ठी में होल्ड करके उसे एकदम से अपने नीचे खींच लिया। विधि घबराई हुई सी उसकी तरफ देखने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी अच्युत उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। अच्युत का किस हमेशा की तरह वाइल्ड था। विधि उसके नीचे दबी हुई सी बस छटपटा रही थी, पर ना उसमें इतनी ताकत थी कि वो अच्युत को हिला सके और न अच्युत में इतनी ताकत थी कि वो विधि को छोड़ दे। वो बड़ी बेरहमी से विधि के होठों को चूमता रहा और उसका एक हाथ विधि की कमर को बुरी तरह से मसल रहा था। विधि की तो सिसकियां भी निकल नहीं पा रही थी। वो बस अपने नाजुक हाथों से अच्युत को धक्का देने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांस रुकने लगी थी। अच्युत ने जब उसे छोड़ा और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए जिससे दीवा की एक तेज चीख निकली, अच्युत ने उसे उसी जगह फिर से बाइट कर लिया था जहां पहले ही बाइट मार्क्स थे। विधि की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अच्युत को हटाने की कोशिश कर रही थी पर अच्युत बिना किसी रिएक्शन के विधि की बॉडी को चूम रहा था। तभी अचानक ने वो विधि की क्लीवल्स पर बाइट करता है और विधि के मुंह से निकाला, प्लीज मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। पर अच्युत इन सब से बेखबर उसे चूमता रहा और हर जगह उसे हिकीस देता रहा। फिर वो अचानक से उसकी पहनी शर्ट को बॉडी से हटाकर उसकी कमर पर अपने हाथ रखकर उसका चेहरा देखने लगा। उसका चेहरा देखते ही विधि घबरा गई। अगले पल विधि की एक हल्की सी चीख निकली और वो फिर से विधि के ऊपर था और अपने आप को शांत कर रहा था। करीब 3 घंटे बाद वो रुका और एक नज़र विधि के चेहरे पर डाली। वो बिल्कुल पीसने से लथपथ थी और तेज तेज सांस लेने की कोशिश कर रही थी। अच्युत कुछ देर के लिए उसके ऊपर से हटा और उसके बगल में लेटकर विधि का चेहरा देखने लगा। अभी बहुत ही ज्यादा डरी और थकी सी लग रही थी। जब वो थोड़ा सा शांत हुई तो अच्युत उसकी तरफ देखकर फिर से उसके ऊपर आ गया। विधि अपनी दबी आवाज में फिर से बोली, नहीं अब बस। वो आगे कुछ नहीं बोली, बस एक दर्द की लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। उसने बेड शीट को अपनी मुट्ठियों से भींच लिया और अपने दर्द को सहने की कोशिश करने लगी। सुबह के 7 बज चुके थे और अच्युत अब भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था। वही विधि के शरीर में जान नहीं बची थी। वो उसकी तरफ घूम कर देखता है। विधि की आंखें बंद थी, पूरे बाल इधर उधर बिखर रहे थे और वो पूरी तरह से पसीने से नहाई हुई थी, पर फिर भी अच्युत को उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो विधि को वहां पड़ी चादर से ढक देता है और उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर आंखें बंद रखने के बाद उसे कुछ अजीब लगा। वो फिर से विधि को अपनी बाहों में कसकर सो गया।